Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada. Now back in Washington, United States. यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 27 जनवरी 2025 का दिन का इख्तिताम हो रहा है, सोमवार का दिन है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 28 जनवरी 2025 मंगल के दिन का आगाज़ हो रहा है। और आज के दिन में अब से चंद घंटों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रामा जो है उसने अनफोल्ड होना है, उसकी हकीकत का हमें पता चलना है। और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने तिड़ी लगाई हुई है, धमकी दी है बड़ी सख्त किस्म की मांग उन्होंने सोमवार के दिन। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम यानी बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, असद कैसर वगैरह, मुझे भूल गया कौन कौन इसमें है, और इसमें उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा वगैरह जो हैं, अच्छे बच्चे बनकर अयाज सादिक साहब के चैम्बर्स में नहीं पहुंचेंगे मुज़ाकरात के चौथे राउंड के लिए, तो फिर कमेटी को डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या कमेटी को वाकई डिसॉल्व कर दिया जाएगा और यूं मामला अल्लाह अल्लाह करके खैर सल्ला होगा, ये देखना है। उस पर मैं कुछ मज़ीद कमेंट और एनालिसिस भी आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त ऑप्शंस हैं क्या, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर की सोच क्या नज़र आती है। लेकिन थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में जो बड़े साहब हैं, बिग 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 बॉस जो हैं, उनकी मेरे लिए मोहब्बत में और शफ़क़त में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा वो मुझसे नाखुश हैं और उन्होंने वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको हुक्म दिया हुआ है कि भाई इस खबीस जो है इसको यहाँ वापस लाएं, इंटरपोल के रेड वारंट के ज़रिए। रेड नोटिस असल में होता है, वारंट तो होता नहीं है, लाएं ताकि इसको एक बार फिर इसका सॉफ्टवेयर जो है, इसको चित्र पड़ें और इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो, यानी सबक पे फर्ड, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, समथिंग लाइक दैट। और उस हवाले से उनको जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के एक इंस्पेक्टर जनरल साहब, जनरल जो हैं, मतलब सब फौज के ही होते हैं वहाँ शायद, वो इस वक्त इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं और इनको एश्योरेंसेस ये दिलाई गई हैं कि वो रेड नोटिस इशू कर देंगे। हालांकि इंटरपोल का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है वो उसका चैप्टर 3 ये कहता है कि किसी भी सूरत में किसी जर्नलिस्ट का और पॉलिटिशियन का सियासी बुनियादों के ऊपर आप रेड नोटिस जो है वो इंटरपोल नहीं इशू करेगी। और यही वजह है कि आदिल राजा साहब की जब इन्होंने जून 2023 में बहुत ज़्यादा इन्होंने वावेला मचाया था कि हमने तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, तो इंटरपोल ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं उनके रेड नोटिस इशू नहीं किए थे। मगर इसके बावजूद पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में लोगों का ख्याल है कि वो रेड नोटिस जो हैं वो इशू करवा लेंगे मेरे। और अच्छा, अब उसमें मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अमेरिका जो है वो रेड नोटिस को कोई बहुत ज़्यादा इंटरपोल की अहमियत नहीं देता। मैंने बहुत ही कॉम्पिटेंट जो अमेरिकन अटर्नी है उनसे मैंने इस हवाले से डिस्कशन की और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी वजह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस पर बड़ी क्लियर है कि इंटरपोल खासी पोलिटिसाइज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और उसके फैसले पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर होते हैं। ताहम यह कि अगर आपके रेड नोटिस इशू हुए हों तो इवन कनाडा जाना और बरतानिया जाना या यूरोप जाना कहीं ख़तरनाक हो सकता है। आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है डिटेन किया जा सकता है। वो तो खैर चलें, होता है या नहीं होता। तो मैंने एक अवेयर शख्स जो हैं पिंडी में, उनसे मैंने पूछा कि भाई इतना गुस्सा इस नाचीज़ के ऊपर आखिर है क्यों। वो कहते हैं कि जी आप देखें, इस्टेब्लिशमेंट कह लिया करें, GHQ कह दें, मुक़्तदर इदारे कह दें, हसास इदारे कह दें, फ़ौज कह दें आप, लेकिन आप ये जो कहते हैं, आप जो कहते हैं ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये जनरल साहिबान हैं, ये जनरल आसिम हैं और ये रिफॉर्म होना चाहिए, रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, आर्मी चीफ इज़ आर्मी, आर्मी इज़ चीफ, ये सब कुछ कहना अगर आप बंद कर देंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब ये सूरत हाल, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको कम से कम एक चीज़ पता चलती है कि वो तमाम लोग जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट की गर्दान रिपीट कर रहे होते हैं, वो दर हकीकत ताबेदारी कर रहे होते हैं, इताअत शौरी कर रहे होते हैं और ओबीडियंस शो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। दूसरी साइड से ख्वाहिश ही यही है, यानी गुस्सा ही मेरे ऊपर ये है कि मैं लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट जो है इस्तेमाल नहीं करता। उल्टा ये कि मैंने हज़ारों लाखों लोगों के जहन में बात डाल दी है कि इस मुल्क में कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, 2 ढाई 3 4 5 लोग हैं, एक माफिया है जिसका पूरे इदारों के ऊपर जो है वो कंट्रोल हो चुका है। लेकिन बड़े साहब का जो गुस्सा है और उनके आगे पीछे जो जर्नैल साहिबान है, उनका गुस्सा खाली इंटरपोल के नोटिस की हद तक नहीं है। उनका गुस्सा जो है वो मेरा विकिपीडिया पे भी निकल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले मैंने उसका जिक्र किया था 22-23 को। उसके बाद मैं तो 3 दिन ट्रैवल करता रहा और मुझे बाद में पता चला जब मैं वापस आया कि वो पेज जो है वो रिन्यू हो गया है नए सिरे से। और वहाँ पर तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का आप में से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज वो जिन लोगों की एफर्ट्स की वजह से वो पेज रिन्यू हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, वो डेफिनेटली आप में से ही हैं। और आप में से दर्जन से ज़्यादा लोगों की मुझे ईमेल्स भी आई थी, कुछ लोगों का मैंने जवाब भी दिया था। बहरहाल मैंने जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखी आपसे चंद घंटे पहले कि अब दोबारा एक सेकंड रिक्वेस्ट जो है वो ISI की तरफ से, बिकॉज मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, इसमें छुपा के क्या कोई विकिपीडिया थोड़ा कर रहा है, तो ISI की तरफ से जो इन्होंने एडिटर्स अपने इंसर्ट किए हैं, एक दूसरी रिक्वेस्ट वहाँ पे आई हुई है डिलीशन की, और उसके भी 7 दिनों में से गालिबन जो है वो 2 दिन गुजर गए।
تو اس کا بھی میں نے یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری بات ہوئی کسی صاحب سے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار اتنا غصہ کیوں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ آپ کی تمام تر جو کریڈیبلٹی ہے اسے ختم کرنا ہے, اور تاکہ لوگ آپ کو کہیں کہ یار یہ یوٹیوبر ہے, یہ ایک نان سیریس ہے, یہ انٹرٹینمنٹ کا مطلب کام کرتا ہے ایک طرح سے, اور یہ جو لفظ ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے, پولیٹیکل اینالسٹ ہے, ایڈیٹر ہے, رائٹر ہے, اس چیز کو ختم کرنا ہے. بیکاز آپ جاتے ہیں کانگریس مین سے ملتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, سینیٹرس کے ساتھ ملتے ہیں, تو پلان بیسکلی طور پہ یہ ہے کہ معید پیرزادہ کی تمام تر کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی جائے. تو یہ اتنا اس وقت غصہ جو ہے چل رہا ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کس حد تک میں نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, کہ کیوں اتنے زیادہ جو ہے یہ شدید غصے میں ہے. اب آئیں ہم اس چیز کی طرف کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے جو تھریٹ لگائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم میں اگر آپ سلمان اکرم ڈارا صاحب کے گزشتہ 2 دن پہلے کی پریس ٹاک وغیرہ دیکھیں تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جب تک ہمیں جوڈیشل کمیشن نہیں ملتا, اور عمران خان نے ان کو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں نہیں ملتے 9 مئی کے حوالے سے اور ہمیں 26 نومبر کے حوالے سے, تو ہم کسی قسم کے چوتھے راؤنڈ کے اندر پارٹیسپیٹ جو ہے نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اسیران کی رہائی کی بھی وہ بات کرتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ سب بکواس ہے, ہم نے 7 دن آفیشلی طور پہ دیے گئے تھے اس کا جواب دینے کے لیے, اور اگر یہ لوگ ٹرن اپ نہیں کریں گے اچھے بچے بن کے تو پھر 4تھ راؤنڈ کے بجائے یہ ہوگا کہ کمیٹی ہی ڈیزالو ہو جائے گی. حالانکہ پہلے عرفان صدیقی صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ ہم چوتھا راؤنڈ خود سے کریں گے, فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے. عرفان صدیقی صاحب شریف خاندان کے بڑے پرانے معتمد خاص ان کے اہتماد کے آدمی ہیں. اس زمانے میں اجاز الحق صاحب نے بہت سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب ان کے منشی یا ہوتے تھے, انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا اپنے سیکرٹری کے طور پہ پارٹ ٹائم. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا, وہیں ان کی ملاقات میرے دفتر میں میری وجہ سے نواز شریف صاحب سے ہونے لگی, اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے اتنا اپنا تعلق ڈیولپ کر لیا کہ ان کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا. اس کے بعد سے عرفان صدیقی صاحب ہمیشہ سے اب نواز شریف صاحب کے خاص و خاص قسم کے آدمی ہیں. یہاں تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ کویشچن یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کو فیل کرنے میں عرفان صدیقی صاحب کا بڑا کلیدی رول ہے, جو اسٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریف خاندان کو جرنیلوں سے بھی زیادہ شوق ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ فیل ہو جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر ایکٹنگ چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر, وہ جب رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, ان کا وہ چھوٹا سا ایک پریس ٹاک ہے جس میں مطلب ون ہیز ٹو اپریشیٹ کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بہت ہی پیشنس کے ساتھ, بہت ہی مستقل مزاجی, بہت ہی صبر کے ساتھ کہ رپورٹرز کے ہر قسم کے سوالات کا جواب دیتے رہے, ڈینائی کرتے رہے, ایکسپلین کرتے رہے. وہاں انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ دیکھیے 23 دسمبر کو پہلا راؤنڈ ہوا, پھر 2 جنوری کو دوسرا راؤنڈ ہوا, 16 جنوری کو تیسرا راؤنڈ ہوا, اور اس کے بعد ہم نے ان کو 7 دن دیے. تو بہت ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ یہ کم از کم جوڈیشل کمیشنز بنانے کا اعلان کر دیں. اب جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے ہمارا چوتھے راؤنڈ میں جانے کا کوئی بھی جو ہے پاسبلٹی اس کی جو نہیں ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو نو ہو چکی ہے. اور میں تو آپ کو کئی دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے شریف زرداری عاصم رجیم نے صرف ٹائم بائنگ کے لیے شروع کیے ہوئے تھے. اب جو یہ دن شروع ہو رہا ہے اس وقت جب ہم بول رہے ہیں, اگلے چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ شریف زرداری عاصم رجیم کیا کرتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں یا کوئی اور اس میں چال کھیلتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے بھی کچھ نہیں ہونے لگا. ابھی آپ کے سامنے یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, شاہراہ دستور, اس کے اوپر ایک سفید رنگ کی بلڈنگ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا مقبرہ ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ دفن ہے. وہاں پر بھی ایک آئینی بینچ بنا ہوا ہے جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے معاملات کو دیکھ رہا ہے. یہ سب ایک ٹائم ویسٹنگ قسم کی ایفرٹس ہیں. اگر جوڈیشل بینچ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی لیڈرشپ کے اندر بنا بھی دیا جائے گا تو وہ جوڈیشل کمیشن کیا حاصل کر سکے گا. یہ آئینی بینچ بھی صرف اس لیے بنایا ہے انہوں نے اس وقت جو سپریم کورٹ میں ہے, کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ہائی کورٹس وغیرہ سے کہیں فیصلہ نہ ہو جائے, 26ویں ترمیم کا کوئی ایڈورس ڈیسیژن ہمارے خلاف نہ آئے, تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آئینی بینچ جو ہے بنایا گیا. تو جوڈیشل کمیشن بھی یہ بنا سکتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کچھ اور پالیٹکس کھیل رہے ہیں, یہ کبھی بھی سیریس نہیں تھے ان ٹاکس کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہمیں سمجھ آتی ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب بنیادی طور پر مائنڈ بنا لیا ہے کہ اگلا جو امپورٹنٹ مائل سٹون ہے وہ 8 فروری 2025 ہے, جب وہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے اپنی موبلائزیشن کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. اور جو جنید اکبر خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے صدر کی حیثیت سے, اور دوسری طرف سے عالیہ حمزہ کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے پنجاب کی تمام تنظیم سازی کے حوالے سے, ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے, یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ وہ ایک پاپولر موڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہ موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ وہ موبلائزیشن کس طرح سے کریں گے؟ ایک ایسی موبلائزیشن جو کسی
जो किसी तशद्दुद आमेज़ वाक़यात से भी वो गुरेज़ करना चाहेंगे, ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो इसको इंटेलिजेंटली प्लेस करते हैं। एक मैं छोटी सी चीज़ और भी डाल दूँ गुज़िश्ता 24 घंटे की, कि पिंडी की एक एंटी टेरर एटीसी कोर्ट में इमरान खान के वकला की जो एक दरख्वास्त थी कि भाई आप मई 9 के जो उसमें एक्विटल मांगा था, मई 9 के जो चार्जशीट की हुई थी इमरान खान को, उसको भी अदालत ने ये कह के रद्द कर दिया है कि अभी तो बाकी गवाहों की जो बयान वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। अगर ये लोग सीरियस होते, मैं फिर ये कहूँगा वाइंडिंग अप, अगर ये सीरियस होते इन मुज़ाकरात के हवाले से शरीफ सरदारी आसिम रजीम, तो जो इन्होंने साइड पे बहुत सी चीज़ें की हैं ये कभी भी ना करते। ज़रा ये देखें कि जब आपके घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो आप उस वक्त घर में थोड़ा सी सफाई भी ज़्यादा कर लेते हैं, बाथरूम थोड़े साफ़ कर देते हैं, ख़ास करके जहाँ मेहमान ने जाना होता है, कोई किचन थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, या बच्चों बच्चों को भी थोड़ा कहते हैं कि शोर न मचाना। अगर हो सकता है घर में वैसे भी किसी को गुस्सा आता हो तो उस दिन सब लोगों ने एक अच्छा मूड अपना रखा होता है, बिकॉज आप चाहते हैं कि आप अपने गेस्ट्स को एक अच्छा बिहेवियर दिखा सकें। अगर शरीफ सरदारी आसिम रजीम कभी भी इन मुज़ाकरात के हवाले से सीरियस होता तो आपको फिर इससे रिलेटेड बहुत से पैरेलल ऑप्टिक्स भी मिलते जो आपको नहीं मिले किसी भी सूरत हाल में। अब जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दो डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, उसमें से एक का ताल्लुक जो है वो चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी डीप सीक से है, जिसने गुज़िश्ता 24-36 घंटों में ये क्लेम किया कि उसकी जो नई ऐप उसने बनाई है ओपन लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज सिस्टम का, जिस तरह का ओपन एआई का चैट जीपीटी है और बहुत से और अमेरिकन इस तरह के एआई टूल्स हैं, वो उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही एफिशिएंट है, और उन्होंने गालबन उसकी कुछ एविडेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड की। अब जब 2022 के अंदर ओपन एआई का चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक़्त भी चाइनीज़ कंपनी बेडू जो है उसने भी अपना एक चैट जीपीटी की तरह का एआई मॉडल प्रेज़ेंट किया था, लेकिन उसकी परफ़ॉर्मेंस ख़ासी अनसैटिस्फैक्टरी थी, बहुत स्लो थी, और ख़ासा चाइना में डीमोरलाइज़ेशन थी कि भई अमेरिकन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन अब जो ये नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डीप सीक ने, इसके बाद अमेरिका में एक झटका लगा है और स्टॉक मार्केट में जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टॉक्स थे वो फॉल कर गए। निवीडिया जो मेन चिप मेकर है उसके स्टॉक्स की वैल्यू में भी बड़ी कमी आई है, और वजह उसकी ये है कि जो इन्वेस्टर है वो इस परेशानी में मखमसे में मुब्तला हो गया कि उन्होंने जो थ्रू आउट 2023-24 बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं एआई की कंपनीज के अंदर, वो उन्होंने कहीं गलत तो नहीं कर दिए। अगर क्योंकि दूसरी तरफ से डीप सीक ये कह रही है कि उसकी कॉस्ट तो पता नहीं 10 गुना 20 गुना 25 30 40 50 गुना शायद पता नहीं बहुत ही कम है जो कॉस्ट उसकी है एज़ कम्पेयर टू निवीडिया या ओपन एआई। तो ज़ाहिर है अमेरिका में परेशानी हो गई कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं तो स्टॉक्स जो है वो फॉल कर गए। कुछ अमेरिकन कंपनियों ने अलबत्ता ये कहा है विदाउट एनी एविडेंस, इट मस्ट बी सेड विदाउट एनी एविडेंस, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चाइनीज़ खेल खेल रहे हैं, और ये जो डीप सीक है ये भी दर हकीकत निवीडिया के बने हुए चिप्स को यूज़ कर रही है। वैसे निवीडिया के चिप्स की एक्सपोर्ट पे अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है। अगर निवीडिया के चिप्स उनके पास हैं तो फिर ये कोई स्मगलिंग वगैरह हुई होगी, ये कोई वायलेशन होगी। मतलब ये जो बैटल है बिटवीन द एआई की जो बैटल है, इसका फैसला होना है, और अगले चंद दिनों में हमें इसकी सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर तौर पे समझ आएगी जब इसका बहुत बेहतर एनालिसिस जो है वो हमारे सामने आएगा। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरी फ़ोन के ऊपर मुलाकात हुई है, मैंने अपने डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को, अपने दोस्त को मैंने मुबारकबाद दी है, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया के हालात को बेहतर करने के लिए, पीस की खातर, प्रॉस्पेरिटी की खातर। साथ ही खबर ये लगी है, रॉयटर्स खबर ऐसा एजेंसी की ये खबर है कि दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट्स अमेरिका के और हिंदुस्तान के कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी यानी दूसरे महीने में फरवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मुलाकात हो सके। हिंदुस्तान का एजेंडा खासा डेलिकेट किस्म का है इस मुलाकात के लिए। इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड कहने में तो 118 बिलियन डॉलर का है, लेकिन इसके हिंदुस्तान के खालिस्तान फेवर में है। 32 बिलियन डॉलर इन एक्सेस ट्रेड सरप्लस जो है इसमें हिंदुस्तान का है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे मुल्क से खुश नहीं होते जिसका ट्रेड सरप्लस अमेरिका के खिलाफ जा रहा हो। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बहरहाल उनको ये ब्रीफ किया है कि 2022 तक जो H1B के वीज़ाज इश्यू हुए हैं वो सिर्फ 72%, उसमें से एक ही कंट्री डोमिनेट कर रहा है। 72-73% जो वीज़ाज हैं वो इंडियन टेक्नीशियंस या टेक्नोलॉजिकल जो यानी उनके प्रोफेशनल्स हैं उनको इशू हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर के 9 इशारिया कुछ परसेंट, लेस दैन 10% जो हैं वो चाइनीज़ को इशू हैं। तो अगर आप 72% प्लस 10% कर दें तो इन बिटवीन चाइना एंड इंडिया 82% H1B इशू हैं, उसमें किसी किस्म की कोई डाइवर्सिटी जो है इनपुट पर नहीं। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम के पास एक इशू है, कम से कम नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने के लिए इशू है। तो अभी तक इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, खासी डिटेल करूँगा अलॉन्ग विद दी, मैं बहुत सी हेडलाइंस आपको दिखाऊंगा, ज़रा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की करूँगा, वेट कीजिए। थैंक यू।